प्रभात सिंह जी, परिचित सिंह जी, प्राचार्य प्रकाश सिंह जी, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और संतोष की भी बात है कि मुझे इस महाविद्यालय में जो नाथ परंपरा 8वीं शताब्दी से शुरू हुई और उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी जो शिक्षा के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा समिति के उस महाविद्यालय में आपने मुझे बुलाया। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा समिति के सभी लोगों का जो उससे जुड़े हुए हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का और इस पूरे महाविद्यालय परिवार का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और आपके साथ एक संवाद का मुझे अवसर दिया। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आपने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और मेरा एक बहुत विस्तृत परिचय दिया। वो परिचय आप जानते ही हैं कि बनाना पड़ता है ना दूसरों के, तो हम लोग आराम से बातचीत करेंगे। 11:30 बज रहा है, 40 मिनट के करीब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बातचीत करूँगा। उसके बाद अगर आपके कोई सवाल होंगे तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इस गोरखपुर की पवित्र धरती पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और शिक्षा, समाज, भाषा और संस्कृति पे बोलने का मौका मिल रहा है। इसके साथ मेरा एक भावनात्मक संबंध है क्योंकि मेरी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत इसी शहर से हुई थी और प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 6 तक मैंने इसी शहर में पढ़ाई की। देखिए, मुझे जो कहा गया, जो विषय दिया गया है, वो विषय है भाषा, समाज, संस्कृति और शिक्षा भारतीय संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में इतनी विविधता है, इतना बड़ा समुद्र है हर एक एस्पेक्ट का, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे संस्कृति की बात करें, चाहे समाज की बात करें, चाहे भाषा की बात करें। विविधताएं इतनी अधिक हैं कि उनको समेटना और चारों विषयों को एक साथ समेटना और उनके अंतर संबंधों पे बातचीत करने की मैं कोशिश करूँगा। मैं कोई उसका आधिकारिक बात नहीं हूँ। देखिए, जब हम भारतीय समाज के संदर्भ में कोई बातचीत करते हैं तो आप सारे लोग विद्यार्थी हैं और जैसा मुझे बताया गया हिंदी और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी इसमें बैठे हुए हैं। तो भारतीय संस्कृति का जो साक्ष्य है, वैसे तो वो और पुरानी होगी, लेकिन मोटा मोटी 5000 साल से पुरानी सभ्यता है और इतने सालों तक जो सभ्यता चल रही हो, विकसित हो रही हो, निरंतरता हो, उसमें प्रवाह हो, तो उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप एक कोलाज बनाएं, है ना, अगर आप हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों के चित्र लें और एक कोलाज बनाएं, तो ये विविधता दुनिया के बहुत सारे देशों में नहीं मिलेगी। आपको अंडमान निकोबार में आज भी प्रिमिटिव सोसाइटी मिलेगी, है ना, जो जारवा समुदाय के लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, दुनिया से लगभग वो कट ऑफ है, तो वो भी लोग हैं। आपके पास खेती बाड़ी करने वाले हमारे आपके गांव के सारे लोग भी हैं। आदिवासी समाज के भी लोग हैं जो कुछ पुरानी परंपराओं के साथ नई परंपराओं को अडॉप्ट किया है, उन लोगों ने वो भी हैं। और हमारे पास सुपर रिच और सुपर इलीट, है ना, दुनिया के धनी लोग भी हैं और दुनिया के विद्वान लोग, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे शिक्षा का फील्ड हो, एकेडमिक्स, कल्चर, थिएटर, फिल्म, तो वो भी। तो इतनी विविधताएं हैं और इसमें इतना वेरिएशन है और सब चीज़ों को एक साथ देखेंगे कि हम उनके क्या अंतर संबंध हैं। भाषा से अगर हम शुरुआत करें तो भारत में अभी भी लगभग 100 से ज़्यादा भाषाएं एग्जिस्ट करती हैं। ये कभी 500 की, लेकिन धीरे धीरे भाषाएं मर रही हैं, पूरी दुनिया में मर रही हैं और बोलियां उनसे तेजी से मर रही हैं क्योंकि उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं है और अगर वो पठन पाठन में शामिल नहीं है और
अभी भी हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा बोलियाँ एग्जिस्ट करती हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएँ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। भाषा और संस्कृति का जो संबंध है उसको मैं केनिया के एक लेखक हैं गोगो वाथुकी, है ना, क्योंकि केनिया का समाज भी भारतीय समाज जैसा ही है, और वहाँ 18वीं शताब्दी से ही भारतीय लोग गए, तो अभी बहुत सारे भारत की चीज़ें, आप तो समोसा और पकौड़ी और रोटी ये केनिया में भी सब मिलता है और लोग जानते हैं ये वहाँ दिवाली और ये सब है। तो गुगी व थ्यूगो के संदर्भ से मैं बात करूँगा केनिया की, और भारतीय संदर्भ में आप उसको देख सकते हैं भाषा और संस्कृति के संबंध। देखिए, जो संस्कृति है, जो कल्चर है और भाषा है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं। हम एक बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ भाषा का यही रोल नहीं है। भाषा एक कल्चरल बाई प्रोडक्ट होती है। जब हम और आप एक भाषा के साथ सहज होते हैं तो हम दोनों ये मान लेते हैं कि हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बहुत चीज़ें कॉमन हैं, है ना? तो भाषा एक कल्चरल बाई प्रोडक्ट होती है, आपके कल्चर से आती है ना। बंकिम नाम के एक एजुकेशनिस्ट और लिंग्विस्ट हुए हैं, उन्होंने भाषा को लेकर काफ़ी काम किया। तो वो ये बताते हैं कि भाषा में कैसे जो एजुकेटेड क्लास है उसमें हर एक चीज़ को लेके डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वो परिवार एक साथ खाना खाता है, एक दूसरे पे चर्चा करते हैं। उसके बरक्स अगर आप देखें तो जो खेतिहर समाज है वो उसमें भाषा का बोलने वाली भाषा का मतलब नॉन वर्बल तो काफ़ी यूज़ होता है, बट वर्बल उससे बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि अब खेत में जाना है ना, तो उसमें ज़्यादा बोलने का नहीं है। सूरज उगा, आप खेत पे गए, वहाँ फावड़ा है, मुर्गी गुलाल, आपने काम किया, फिर 12-1 बजा आपने खाना खाया। तो बंसी ने इस तरह से अलग अलग काम करने वाले लोगों के बीच में भाषा के विकास को लेकर भी काम किया है, तो वो उस कल्चरल रिफ्लेक्शन से भी जुड़ा हुआ होता है। तो गुगी व थ्यूगो की मैं बात कर रहा था, वो केनिया के लेखक हैं और उनकी किताबें हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई हैं। उनकी एक किताब है भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता। गुगी ने एक बात उसमें लिखी, और उनकी अपनी मातृभाषा जो है किकियू है, किकियू, क्योंकि केनिया में भी कई और भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनकी अपनी मातृभाषा किकियू है। तो उन्होंने ये कहा कि 4 साल तक जो वो भाषा बोलते थे उसके साथ उनका सांस्कृतिक जुड़ाव ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि तब तक वो स्कूल नहीं गए, है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपने घर में भोजपुरी बोलता हूँ, है ना, लेकिन स्कूल में तो हमारी भाषा भोजपुरी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि 4 साल तक जो भाषा हम बोलते थे अपने परिवेश में, अपने घर में, वो और जब हम विद्यालय गए उस भाषा में बहुत फर्क था। और वो जिस विद्यालय में गए वो उस समय औपनिवेशिक शासन था, और एक अंग्रेजी विद्यालय था जिसमें उनका एडमिशन था। उस विद्यालय में एक प्रक्रिया ये होती थी कि जो भी अपनी लोकल भाषा बोलता था उसको एक बटन, ये बटन होती है ना, तो एक मॉनिटर बना दिया जाता है। मॉनिटर की जिम्मेदारी होती थी कि वो बटन दे देगा जो भी अपनी लोकल भाषा स्कूल में इस्तेमाल करेगा, और अंग्रेजी जो बोलता था, जो बेहतर अंग्रेजी बोलता था, उसको रिवॉर्ड मिलता था, उसको शाबाशी मिलती थी। ये आप बहुत सारे स्कूलों में आपने ये सुना होगा, ये होता है ना, ऐसा कुछ इसमें खास लगता नहीं है। लेकिन जब आप उसमें डीपर जाएंगे, जब आप देखेंगे कि उस प्रक्रिया से होता क्या है, तो गुगी ने ये लिखा कि इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि अब जो भी लोकल भाषा बोलता था मॉनिटर उसको बटन दे देता था। तो मैंने बोला तो मेरे पास बटन आ गए, फिर मेरी क्लास के किसी दूसरे ने बोला तो उसके पास बटन चले गए। शाम को पिटाई होती थी उल्टे क्रम में, जिसके पास बटन आता था कि आपने किसको दिया, फिर आपने किसको दिया, उनकी पिटाई होती थी, पनिशमेंट मिलता था। कई बार उनके गले में एक तख्ती लटका दी जाती थी कि आई एम एन इडियट, है ना, आई एम स्टूपिड, मैं मूर्ख हूँ, मैं गधा हूँ, ऐसा करके ये होता था। ये इस प्रक्रिया से हुआ है भाषा और संस्कृति के इस जुड़ाव को आप समझिए। यहाँ इस प्रक्रिया से कालांतर में क्या हुआ, 2 चीजें।
एक तो बच्चों ने ये समझा कि अगर हम अंग्रेजी में अच्छा करेंगे तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, अप्रिशिएशन मिलेगा और हमारे आगे जाने के रास्ते खुलेंगे। दूसरा ये हुआ कि धीरे धीरे बच्चे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जुड़ाव करने लगे और उनको लगा कि यहाँ कुछ इंफीरियर है, कुछ कमतर है। हमारी अपनी भाषा, हमारे अपने लोग, हमारी अपनी सांस्कृतिक जो सिंबल हैं, जो मिथ हैं, जो परंपराएं हैं, वो इंफीरियर हैं इन कंपैरिजन टू द लैंग्वेज एंड द कल्चर इन्फोर्स्ड बाय द स्कूल। तो धीरे धीरे एक पूरा वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजी के जरिए आगे बढ़ा और DTU धीरे धीरे खत्म हुई। अब दूसरा जो एस्पेक्ट हम लेते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। अब कल्चरल डाइवर्सिटी भी इस देश में बहुत है। दुनिया के कोई भी प्रमुख धर्म को आप ले लीजिए, एथनिक ग्रुप को ले लीजिए, बिलीफ को ले लीजिए, मान्यताओं को ले लीजिए, तो वो सब भारत में मौजूद हैं और उनको अपने स्तर में सुनने का अवसर है। आपको एक और मैं कहानी बताता हूँ कि करीब 8वीं शताब्दी में जब पर्शियन लोग आए भारत में, तो उन्होंने दूध मांगा, ठीक है, और चीनी मांगा और उन्होंने चीनी को दूध में मिला दिया, ठीक है। हो सकता है भाषा की समस्या नहीं हो क्योंकि वो पर्शियन बोलते थे, 8वीं शताब्दी की बात है। तो उन्होंने चीनी को दूध में मिला दिया और वो फिर पीने के लिए दिया। What they wanted to communicate, वो ये क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि जैसे दूध में चीनी मिल गई और उसे एक मिठास पैदा, लेकिन अब चीनी का अस्तित्व नहीं है, तो हम ऐसे ही इस समाज में घुल मिल के रहना चाहते हैं। उन्होंने इस संकेत से ये कम्युनिकेट किया और वो फिर पारसी समुदाय है और उनके मिठास उद्योग के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में सबको पता। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि जब कल्चर विकसित होता है और कल्चर को आपको फलने फूलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप उस भाषा को जब बरतते हैं, उस भाषा का व्यवहार करते हैं, तो सिर्फ आप उस भाषा का व्यवहार करते हैं, उसके साथ कुछ रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स मतलब औपचारिकताएं कुछ उसके साथ करनी होती हैं। जैसे आप लोग अभी किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, तो आप कैसे खाना खाते हैं? उसमें हाथ से खाना खाते हैं? कैसे खाते हैं? चम्मच से, फोक से, है ना, कांटा छुरी चम्मच, है ना। अब ये बोल घर में ही चले जाए किसी रेस्टोरेंट में अच्छे, तो वहाँ कांटा छुरी चम्मच वो आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आंद्रे बेते, प्रोफेसर आंद्रे बेते दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, रिटायर हो गए। प्रोफेसर आंद्रे बेते की एक किताब है सनलाइट इन द गार्डन, और उसमें उन्होंने एक अपना तजुर्बा बताया है, अपना एक अनुभव बताया है। वो एंग्लो इंडियन है, प्रोफेसर बेते एंग्लो इंडियन है, उनकी माँ बंगाली, तो उनके फादर एंग्लो इंडियन थे। तो एक बार उनके एंग्लो इंडियन फ्रेंड उनके घर खाने पे आए, बंगाल में, कलकत्ता के बाहर उनके घर खाने पे। तो उनकी माँ बंगाली थी, मुखर्जी। तो ये सारे लोग हाथ से खाना खा रहे थे, ठीक है, और उनके लिए उन्होंने चम्मच दिया जो एंग्लो इंडियन मेहमान आए थे, लेकिन वो खा नहीं पा रहे थे हाथ से। उन्होंने कोशिश किया कि जब ये लोग हाथ से खाना खा रहे हैं तो मैं भी हाथ से खाना खाऊं। वो नहीं खा पा रहे थे और प्रोफेसर बेते ने बताया कि उनको हंसी आ गई, छोटे थे। बाद में जब वो सोशियोलॉजी पढ़ाने लगे, तब उनको ये समझ में आया कि दरअसल हाथ से खाना खाना भी एक कौशल, एक स्किल। जैसे कांटा छुरी चम्मच से खाना एक स्किल है, या स्टिक से खाना एक स्किल है, ऐसे ही हाथ से भी खाना खाना एक स्किल है। लेकिन जब हम दूसरी भाषा के जोन में प्रवेश करते हैं, तो कभी हम
इन चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि हमारे पास सांस्कृतिक विरासत जो मौजूद है वो भी एक खास तरह के कौशल की डिमांड करता है। अगर हम कोई चीज़ दूसरे के सांस्कृतिक जोन में जाके नहीं कर सकते हैं तो दूसरे भी आपके सांस्कृतिक जोन में आके नहीं कर सकते हैं, और इनके बीच कोई तुलना नहीं है कि ये इंफीरियर है या वो सुपीरियर है। हर एक संस्कृति की अपनी महत्ता है और एक अपना एक कॉन्टेक्स्ट, उसमें कोई इंफीरियर और सुपीरियर नहीं है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना अपना सिग्निफिकेंस। अब तो जैसे जब हम समाज की भी बात करें, भाषा संस्कृति और समाज की भी बात करें, तो एक लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी हमारे समाज में मौजूद है, जैसा हमने शुरू में कहा। जैसे मैं आपको ये बताऊं, अब जैसे हिंदी है, अब हिंदी के भीतर कितनी सारी बोलियां या भाषाएं मौजूद है ना, उसमें अवधी भी है, उसमें भोजपुरी भी है, उसमें मगही भी है, उसमें ब्रिज भी है, उसमें पहाड़ी भी है, उसमें बुंदेली भी है, उसमें बघेली भी है, राजस्थानी भी है, बहुत सारी बोलियां मिलकर हिंदी को बनाती हैं। और ये सारे जितने भी बोलियां और वो हैं, उनकी अपने एक सांस्कृतिक जोन है, एक क्षेत्र है ना। जैसे आप भोजपुरी बोलने वाला कहाँ का होगा, आप एक मोटा मोटी उसको एक जोन बना सकते हैं कि 800 किलोमीटर की रेडियस में नॉर्थ बिहार, ईस्टर्न यूपी का जोन है, और नेपाल का तराई का इलाका बुंदेली से लेके भैरवा और ये लगा हुआ, तो एक सांस्कृतिक जोन भी है भाषा का। मैं आपको और भाषा तमाम विविधताओं के बावजूद कैसे आपके साथ एक सांस्कृतिक संबंध बनाती है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, बता दीजिएगा। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया तो मेरे साथ मॉरिशस की एक मेरे सहपाठी थी, मॉरिशस की, तो कोई ज़्यादा बातचीत ऐसे होती नहीं थी। और एक दिन जब क्लास से हम बाहर निकले तो मैंने सीधे भोजपुरी में जस्ट टू टेस्ट, मैं टेस्ट करना चाहता था कि मॉरिशस की है तो भोजपुरी जानती हो, तो मैंने सीधे उसको भोजपुरी में कहा कि भोजपुरी जाने लूँ, तो उसने कहा कि तनी तनी। तो मैंने कहा कि घर में के बोलेला, तो शी रिप्लाइड कि बाबा बाबा। आप सोचिए ये बात करीब 26-27 साल पुरानी है, वो मॉरिशस में है, मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। आज भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बीच जो एक सांस्कृतिक और भाषाई पुल बना, क्योंकि उसको अपना रूट पता है ना। ऐसी एक और घटना आपको मैं मजेदार बताता हूँ। मैं दोहा में था, कतर में, तो एक कार्यक्रम था और उसमें एक साउथ अफ्रीका से लेडी आई और उनका नाम जो टाइटल था वो था बटरोही। मतलब साउथ अफ्रीका की लेडी है, आई, मैं गया कार्यक्रम में, मैंने देखा तो मैं कंफ्यूज था थोड़ा कि इंडियन और साउथ अफ्रीकन लुक। तो फिर लंच ब्रेक में मैंने पूछा कि वेयर यू कम फ्रॉम, बोला कि मैं साउथ अफ्रीका की। तो मैंने कहा लेकिन आपके नाम में ये जो बटरोही लगा है तो ये कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि आई एम फोर्थ जनरेशन इंडियन, है ना, चौथी पीढ़ी के हम भारतीय हैं। तो मैंने कहा डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस बटरोही वर्ड ऑफ हिंदी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका मतलब है ट्रैवलर, यात्री। तो मैंने फिर जिज्ञासा बस पूछा कि अच्छा इंडिया में कहाँ से गए थे आप? और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से। तो मैंने कहा कि मेरा वहीं पे गाँव है, आजमगढ़। तो भाषा संस्कृति आपको कैसे इतनी विविधताओं के बावजूद कैसे आपके भीतर एक लाइन दो लाइन के संवाद में कैसे एक संबंधों का पुल बनाते हैं, ये छोटी छोटी घटनाओं से आप समझ सकते हैं। अब ऐसे ही अगर आप ट्राइबल समुदाय में जाएं तो वहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं और मुझे
मुझे बहुत खेद होता है इन दिनों कि ज़्यादातर जो विद्वान हैं, बौद्धिक लोग हैं, उसमें से मेजॉरिटी अभी एक ही भाषा जानते हैं। अगर आज से 20-30 साल पहले के भारत को आप देखें तो हर एक व्यक्ति कम से कम 3 भाषाएं जानता था, और आदिवासी समाज में तो 4-5-6 भाषाएं जानते हैं, क्योंकि एक उनकी अपने कम्यून की भाषा होती है। फिर जैसे आप झारखंड में चले जाएं तो संथाली भी बच्चे जानते हैं, छोटा नागपुरी भाषा भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, बांग्ला फंक्शनल बांग्ला भी जानते हैं। तो वो समृद्धि धीरे धीरे शिक्षा के जरिए कम हो गई है, और अभी ज़्यादातर विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हिंदी हमारी ठीक नहीं है, हम एक ही भाषा जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, या अगर तमिल जानते हैं तो वो फिर दूसरी भाषा नहीं जानते। तो ये एक फर्क भाषा को लेकर आ रहा है। दूसरा एक ये भी होता है कि भाषा में भी 2 तरह की भाषाएं हैं। जैसे ईक्यू ने कहा कि जब वो स्कूल में गए तो वो बदल गई, लेकिन अगर हम अपने घर और आसपास की भाषा और शिक्षा की भाषा देखें तो उसमें भी बहुत फर्क होता है। जैसे तेलुगु का अगर आप उदाहरण लें तो उसमें एक ग्रंथिका तेलुगु है। ग्रंथिका तेलुगु का मतलब है कि जो लिटरेरी लैंग्वेज है और जो पोएट्री और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में यूज होती है वो ग्रंथिका तेलुगु है, और दूसरा व्यवहारिक तेलुगु है जिसके अलग अलग रूप। तो सांस्कृतिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों ही भाषा में हो सकता है, लेकिन जब समाज जहाँ पे आता है वहाँ पे व्यवहारिक तेलुगु जो है उसमें समाज अपने आप को ज्यादा अभिव्यक्त करता है। और जो लिटरेरी भाषा होती है, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी, वो क्या करती है कि वो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन करती है भाषा का, उसके फिलोसफिकल फाउंडेशन की बात करती है, उसके इनोलॉजिस्ट की बात करती है, और उसके विशेषज्ञ होते हैं जो रचते हैं और करते हैं, लेकिन लोग अपनी तरह से रचता है। और जो बहुत लोकप्रिय होता है, जो व्यवहारिक भाषा में आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, क्योंकि समाज और संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर कैसे हुआ? जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको रामचरितमानस में एक पोएटिक वे में लिखा, तो चूंकि वो लोक भाषा में आया और इसलिए वो इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि जब कोई चीज़ आप जानेंगे तभी उसके साथ आप जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसे ही कंबन की तमिल में जो आई रामायण का जो वर्जन वो प्रसिद्ध हुआ, ऐसे ही पोन का जो कन्नड़ में वर्जन आया वो प्रसिद्ध हुआ। और आपके पास तो एक पूरी लंबी परंपरा है, जैसे व्यास जी ने महाभारत लिखा, लेकिन उसको भी बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग वेरिएशन के साथ दे रीटोल्ड द स्टोरी ऑफ महाभारत। तो वो अलग अलग, अभी मैंने कभी महाभारत पढ़ी नहीं, लेकिन आजकल सुन रहा हूँ, अभी 30 एपिसोड उसके सुन चुका हूँ, तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें क्या है। ऐसे ही अगर आप रामलीला देखें, रासलीला देखें, तो ये भी समाज अपने आप को अभिव्यक्त करता है, और चूंकि शिक्षा के समाज चाहता है कि कुछ निश्चित वैल्यूज जो मूल्य हैं वो दूसरों को पता चले, और सामाजिक अप्रूवल है या डिसअप्रूवल है ये भी आप जानें। लालच को लेकर समाज का नजरिया क्या है, भाई से भाई के संबंधों को लेकर जो मूल्य हैं उसमें नजरिया क्या है समाज का, इसकी अभिव्यक्ति के लिए रामलीला है ना। तो समाज में प्रेम हो या जो वैल्यूज जो मूल्य समाज अस्वीकृत करता है उनको लेके भी अलग अलग फॉर्म में ये आती हैं, और जो भाषा और लोक भाषा में ही अभिव्यक्त होती है। समाज के भीतर बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो तनाव भी पैदा करते हैं, सामाजिक, जैसे अस्पृश्यता एक मुद्दा है, या राजा राम मोहन राय ने विवाह की बात उठाई अस्पृश्यता को, तो रैदास जी ने लिखा है ना। आप अलग अलग परंपरा के जो लोक कवि हैं, देखिए अब कबीर ने क्या कहा, कबीर ने तो कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं, हाँ, लेकिन उन्होंने जो बात कही उस पर पीएचडी हो रही है, पहले से हो रही है, आज भी प्रासंगिक है। क्या? क्योंकि उन्होंने एक मूल्य पकड़ा कि मैं कहता आंखन की देखी, है ना।
कबीरा खड़ा बाजार में लिया दुपाटी हाथ, जो घर जा रो आपने चलो हमारे साथ। तो उन्होंने सत्य जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, उसको उन्होंने लोक भाषा में किया। और इस तरह से समाज बताता है कि हमको किन मूल्यों की जरूरत है। और पैरेलल कई सारी परंपराएं चलती रहती हैं इसी, और उसके खिलाफ मतलब जो सामाजिक मुद्दे उठते हैं उसमें समाज अपनी प्रतिक्रिया बहुत देर से देता है, क्योंकि समाज का एक समाज की एक भूमिका होती है संतुलन बनाए रखना। तो कभी एक सेक्शन में कुछ होता है, कभी दूसरे सेक्शन में होता है, तो समाज व्यापक रूप से तुरंत उसकी प्रतिक्रिया नहीं देता है, उसको समय लेके और उस पर रिएक्ट करता है। और समय के साथ बहुत सारे मूल्यों में भी बदलाव आता है। अब जैसे ये कबीर की हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही अगर आप भक्ति काल में देखें तो मीरा की बात है ना, या सूरदास की बात है। ऐसे ही अगर हम संगीत में जाएं तो संगीत का जो ओरिजिन है वो सामवेद से। अब सामवेद से फिर वो धीरे धीरे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के रूप में आया। अब संगीत में भी इतनी विविधता है, लेकिन वो जोड़ने का भी काम करता है। संगीत कल्चरल डाइवर्सिटी वो भी शो करता है। जैसे मान लीजिए कव्वाली एक फॉर्म है, कव्वाली है ना, तो कव्वाली अमीर खुसरो का भी है, उसमें बुल्ले शाह का भी है। तो ये सारे जो संगीत हैं, और जो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के कुछ राग हैं, जैसे ये भूपाली, अहिर भैरवा और सारंग, ये जो 3 राग हैं क्लासिकल हिंदुस्तानी संगीत के, वो लोक गायन से वहाँ लिए गए थे और धीरे धीरे वो इवॉल्व हुए और इस तरीके से उनने काम किया। ऐसे ही जो थोड़ा लाइट क्लासिकल म्यूजिक है, उसमें चैती, होरी, कजरी, रसिया, ठुमरी, इनका भी एक लोक गायन का आधार। तो ये समाज में उत्पन्न हुई, समाज ने इनको अलग अलग तरह से, जैसे बिरहा है तो बिरहा की उत्पत्ति विरह से है ना, गायन की एक परंपरा हुई, समाज में अपनी अभिव्यक्ति का एक तरीका ढूंढा, उसके लिए एक भाषा चुनी, एक खास तरह की स्टाइल चुनी। तो समाज अपने आप को अभिव्यक्ति करने को, अपनी पीड़ा को, अपनी खुशी को इजहार करने के अलग अलग तरीके इवॉल्व करता है, जो कल्चरल इतिहास को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से धीरे धीरे फिर संगीत के घराने हो गए, और घराने जो हैं वो किसी एक धर्म से जुड़े नहीं हैं। संगीत के जो भी उपासक वो उसकी उपासना करते हैं। ऐसे ही देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी और भाषा और संस्कृति के संदर्भ में नदियों को भी अगर आप ले तो वो हमारे यहाँ नदियाँ सिर्फ नदी नहीं है ना। मैंने अपने गांव में कभी नहीं सुना कि कोई कहता है कि सरयू नदी है ना, सरयू माई के किनारे हम लोग रहते हैं। तो उनके साथ भी हमारी एक कल्चरल बॉन्डिंग होती है। और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जो प्रयाग की धरती पे कुंभ लगता है, तो वो तो कभी उस समय तो कोई टेलीविजन था नहीं, मोबाइल और इंटरनेट भी नहीं था, तो कौन इनवाइट करता था लोगों को कौन इनवाइट करता था कि आप कुंभ में आइए। और वो जो कल्पवास करते हैं, अभी वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि लिविंग विद 100 थिंग्स, कि कम से कम चीजों में जीवन यापन करने का अभियान। कल्पवास जो है वो आपको तो एक लिविंग विद मिनिमल थिंग्स है ना, एक गठरी है ना, एक झोली में लेके लोग चले जाते हैं। आपके पास संगम का किनारा है, ऊपर आकाश है, एक गठरी है, और ये भरोसा है कि हम इसको 3 महीने काट लेंगे। कोई वो ट्रक से वो दाल चावल और आटा तो कोई जाता नहीं है। तो जीवन में सादगी के साथ, संपूर्णता के साथ रहना, वो भी हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है, और वो एक ट्रेनिंग है। और बिना बुलावे लोग जाते हैं, लाखों लोग स्नान करते हैं। तो इस तरह की ये जो पूरी सांस्कृतिक विरासत है, इसमें ये और समाज के भीतर जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, वो ये सब अगर शिक्षा में प्रतिध्वनित हो तो शिक्षा ज्यादा समृद्ध होती है। लेकिन विडंबना ये है कि बहुत सारी सामाजिक प्रक्रियाएं
और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं वो कक्षा के भीतर प्रतिध्वनित नहीं होती हैं, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो क्या करता है, वो क्लासिफाई कर देता है छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा कई चीज़ों को लेके और बना देता है। तो एक बड़े फलक पे चीज़ों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षक की होती है, कि जो वहाँ पे करिकुलर आइटम है या जो भी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है वो किसी बड़ी चीज़ से हमारे भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के साथ कैसे जुड़ता है, जो समाज में संघर्ष है, जो समाज में तनाव है, वो भी कैसे जुड़ते हैं, उसका भी उसमें उल्लेख होना चाहिए और इस तरह से शिक्षा समृद्ध होती है। अब दूसरी बात, मुझे लगता है समय हो रहा है तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बात आप ये भी देखिए कि समाज हर एक शिक्षित व्यक्ति को रिकॉग्नाइज नहीं करता। समाज हर एक शिक्षित व्यक्ति को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उन्हीं को रिकॉग्नाइज करता है जो समाज के लिए कुछ करते हैं, है ना। जैसे ऋण हम लोग बात करते हैं ना कि भाई ऋण है, तो मतलब अगर आप अंग्रेजी में भी एजुकेशन पढ़ते हैं, जो लोग अगर BA किए होंगे तो एजुकेशन के 2 फायदे बताए जाते हैं, सोशल बेनिफिट एंड इंडिविजुअल बेनिफिट, कि भाई आप बढ़िया नौकरी मिल गई और आप सोशल बेनिफिट भी आप पढ़े लिखे लोगों में शामिल हो गए। लेकिन ये एक ऋण है, हमारा शिक्षित होना एक ऋण है। देखिए हम सारे लोग बैठे हैं, मैं कम से कम उसका भागी हूँ कि मैं शिक्षित हुआ तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि मैं अपने गांव से, अपने घर से, अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने माँ बाप रिश्तेदार सबसे दूर हो गया। शिक्षा का एक ये जो चरित्र है, ज्यादातर सफल लोग जो शिक्षा में सफल बताए जाते हैं वो अपनी जड़ों से कट जाते हैं। तो इसलिए जो अगर आप कुछ छोड़ के और समाज में जाते हैं, जैसे गांधी जी बैरिस्टर थे और छोड़ के समाज में गए, तो समाज ने उनको जिंदा रखा और उनको अमर बनाया। नहीं तो पता नहीं कितने बैरिस्टर बने होंगे, रहे होंगे, उनके पास फोन फ्लैश क्रिएट होगा, लेकिन वो लोग भी कभी अमर नहीं हो पाए। तो शिक्षा से ये भी अपेक्षा रहती है समाज की कि आप सामाजिक ऋण भी उतारें, अपने माँ बाप का भी ऋण उतारें, लेकिन आप समाज का ऋण भी उतारें। समय हो चला है तो मैं सिर्फ इस बात से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि हमारे वेद में भी, वेदों की जो परंपरा है उसमें भी सबको साथ लेके चलें। इतनी विविधता है, डाइवर्सिटी के बावजूद एकता के बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे मैंने संगीत को बताया, नदियों को बताया, मैंने भाषा को बताया। तो ऋग्वेद का वो जो एक बहुत उसको कई गीत, उसको कई संस्थानों का वो प्रमुख गीत भी है। संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। इसका मतलब है कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, किसी आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं और ये कामना करते हैं कि जैसे पूर्वजों ने इस समाज को एक रखा, इस सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखा, हम उसमें अपना योगदान दें और ये प्रवाह ऐसे ही आगे चलता है। आपने मुझे ये अवसर दिया और मुझे धैर्यपूर्वक सुना। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त